हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा नवीन संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, उस पेपर का हम अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे इसमें कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं इस बार के प्रश्न पत्र में हमें देखने को मिलेंगे, अथवा के अंदर या ऑप्शन के रूप में हमारे पास कौन से प्रश्न होंगे। साथ ही हमें बहुविकल्पी प्रश्न कितने देखने को मिलेंगे, छोटे प्रश्न जो एक अंक के लिए होंगे वो कितने होंगे। उसके अलावा अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, कुछ टिप्पणी वाले प्रश्न जो हैं उनकी संख्या कितनी होगी और कुल कितने प्रश्न जो हैं प्रश्न पत्र में हमारे सम्मिलित होने हैं, इन सबको हम जानेंगे। प्रश्न पत्र के अंक में और इसके समय के अंदर किसी प्रकार के संशोधन या कटौती नहीं हुई है। वही आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक 80 नंबर का ही रहेगा। प्रश्नों की संख्या आपके 28 रहने वाली है। पहला जो प्रश्न हो गया उसमें 10 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे और 4 में से सही और गलत का आपको चयन करते हुए उनके आंसर लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 से लेकर 11 तक एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके शब्द सीमा आपको 20 शब्द तक होगी और उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर आपसे किसी चीज़ की बिंदु पूछे जा सकते हैं, कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती है, किसी राइटर की बुक और उस रचना का प्रकाशन कब हुआ, किसी अगर उसने कोई पर्टिकुलर कोई सिद्धांत दिया है तो उस सिद्धांत का महत्व क्या है। अगर किसी के भाग हैं तो 2 भाग उसके अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न को आधे आधे नंबर के प्रश्नों के अंदर डिवाइड करके भी आपसे पूछा जा सकता है। खंड ब जो होगा उसमें कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न नंबर 12 से लेकर 19 तक उनकी संख्या होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 8 प्रश्न जो हैं 2 अंक के हिसाब से 16 नंबर के होते हैं। तो पार्ट ए के अंदर से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के और 10 क्वेश्चन छोटे, जिनकी 20 शब्द तक शब्द सीमा है। इस प्रकार के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल मिला के, और 20 प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 1 है। इस प्रकार 20 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके, वो आपके न्यू टाइप के होंगे। इसमें आपके कुछ प्रश्न रिक्त स्थान वाले भी आ सकते हैं। जो 20 शब्द के लिए होंगे उसमें कुछ प्रश्न रिक्त स्थान के हो सकते हैं, जहां आपको सही विकल्प का चयन करना है। लेकिन यहाँ पहले क्वेश्चन के जिस प्रकार से 10 छोटे क्वेश्चन होंगे उनके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। आपको पूरी पंक्ति को ठीक से पढ़ना है और वहाँ पे क्या चीज़ आनी है उसका आपको वहाँ पे चयन करना है। पार्ट सी जो है उसमें 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार 16 नंबर के लिए आपसे पार्ट सी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक के प्रश्न सम्मिलित होंगे। पार्ट डी के अंदर 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। इस प्रकार से 10 नंबर यहाँ से, और लास्ट वाला जो पार्ट ई है वहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न अथवा में होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। इस प्रकार 18 नंबर के प्रश्न जो है आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। अब हम एक बार नमूना प्रश्न पत्र देख लेते हैं जो बोर्ड ने अपलोड किया है आपकी और हमारी सुविधा के लिए। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक कर दें। अगर आपको अध्ययन सामग्री अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में जान सके। इस प्रकार पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसके कुछ इसी प्रश्न के अंदर 10 छोटे प्रश्न पूछे गए। इसे भारत की व्यवस्थापिका को कहा जाता है। तो इसके अंदर 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और चारों कहीं ना कहीं की व्यवस्थापिकाओं के नाम हैं। जैसे डाइट जापान की को कहा जाता है, संसद भारत में कहते हैं, कांग्रेस जो है वो अमेरिका के अंदर बोली जाती है। तो आपको हमारा इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। तो भारत की व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। उसी प्रकार भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करना है, तो ऐसे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेदों से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक से संबंधित संपूर्ण शक्तियां आपको ध्यान है लोकसभा के पास है। तो सबसे पहले धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा के अंदर उसका अनुमोदन कराया जाता है, जिसके लिए अधिकतम 14 दिन का समय होता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव, इसका आपको पंचशील के समझौते से ये प्रश्न है।
भारत की विदेश नीति के वाले चैप्टर से, तो इसका आंसर जो है आपको देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ये भी यहीं से प्रश्न दिया गया है। किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा था कि किसी परिभाषा के माध्यम से किसी विचारक ने किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर कोई बात कही है, तो वहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है ये भी आपके यहीं इसी प्रकार का है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आप और हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 भाग कर रखे हैं, शक्तियों के विभाजन कर रखे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के ऊपर कार्य कानून बनाने का काम किसका है, संघ सरकार का ही है। उसके उपरांत देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। किस व्यक्ति ने वितरणात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है, उसके बारे में आपको बताना है। विश्नोई समाज के 20 और 9 दो शब्दों से मिलकर बना है। विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षा हेतु बलिदान की घटना किस गांव में हुई। विश्नोई समाज ने कौन से गांव के अंदर पर्यावरण संरक्षण संबंधी घटना हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर आपको ध्यान में रखना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व है, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व क्या है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11 तक के हमारे एक एक नंबर के होंगे, लेकिन इनकी शब्द सीमा जो है वो 20 शब्दों तक होगी, या एक पंक्ति में इनका आंसर हमें लिखना है। आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी का राजनीतिक समीकरण किस संस्था से होता है। विद्यार्थी का राजनीतिक सामाजिकरण कौन सी संस्था के माध्यम से होता है। जनसंचार के 3 माध्यम कौन से हैं। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है। तो ये प्रश्न की हम प्रकृति देख रहे हैं कि एक एक शब्द में या एक लाइन के अंदर इन प्रश्नों के आंसर जो हैं लिखे जा सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बुक्स के नाम पूछ सकते हैं किसी विचारक के, तो द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किस लेखक की, यह प्रश्न पूछ लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपसे ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, एक सामान्य सा प्रश्न है। 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा था, आपको सबको ध्यान है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा। कोविड की वजह से इस प्रकार आपको पेपर में छूट दी गई है, आपके 40% लेसन या चैप्टर जो है वो आपके हटा दिए गए हैं, सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। वहीं आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन जो भी होंगे वो ऑप्शन में होंगे, 2 या 3 ऑप्शन उनमें दिए हुए होंगे, और उनमें से कोई सा भी एक प्रश्न जो है चयन करके आपको करना है। तो पेपर में कुछ शिथिलताएं बढ़ती जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानियां आपको भी करनी है। संविधान में किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो आपको पहले पता है कि भारतीय संविधान के अंदर पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 ही रह गए हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अब वो कहाँ पर स्थापित है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि 3 प्रश्न जो हैं वो रिक्त स्थानों के पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, कितने सदस्य मनोनीत करता है उसकी संख्या पूछी गई है। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है सभी देशों का, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर हमें तो इस रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। प्रश्न की प्रकृति वही है, एक शब्द का या एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन उसको पूछने का तरीका जो है यहाँ पे बदल दिया। बांग्लादेश को कौन से वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ये भी आपको लिखना है 1971 के अंदर। शक्ति एवं प्रभाव में 2 अंतर बताइए। अब प्रश्न शुरू होते हैं हमारे खंड बी के, और 2-2 नंबर के यहाँ से प्रश्न हैं। यहाँ जितनी बात होगी उसमें अगर नाम या 2 या 4 जो शब्द हैं वो उसका प्रयोग किया हुआ होगा। जैसे शक्ति और प्रभाव में अंतर बताने तो कई सारे अंतर हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है तो 2 अंतर हैं, और प्रत्येक अंतर का अंक डिवाइड है। आप कौन सा अंतर लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अंक उसमें प्राप्त होंगे। समानता के कोई 2 आधारभूत तत्व बताइए, फिर से यहाँ से 2 चीज़ों की बात कर ली। राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में बताइए। तो आपको यहाँ पे 2 या 4 बिंदु लिखने हैं। भारत में विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के 2 कारण बताइए। राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बताइए। गणतंत्रात्मक गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है। सामान्य सा प्रश्न है, 2 शब्दों 2 पंक्तियों के अंदर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। एकल नागरिकता क्या है, जैसे भारत के अंदर एक ही नागरिकता है, जबकि अमेरिका के अंदर 2 ही नागरिकता है, केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता है, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है। राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न जो हैं हमारे खंड बी के अंदर 2-2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, और इनका आपको ध्यान रखना है कि
इनको 2-3 पंक्तियों के अंदर हमें जो है इसका आंसर लिखना है। जितने नंबर का प्रश्न है हमें उतना ही लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रश्न ठीक से आ रहा है लेकिन उसका अंक हम आगे देखते ही नहीं और उसको बहुत बड़ा कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमें बाकी के पेपरों को या बाकी के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए समय ही कम मिल पा रहा है। अब पार्ट सी आता है। पार्ट सी के अंदर 4-4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपसे 4 नंबर के यहाँ पूछे जाएंगे। लेकिन इन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो प्रकृति इस प्रकार की होगी कि यहाँ आपको अथवा के अंदर दिया हुआ होगा, यहाँ आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो मिलता है वो है पार्ट सी के अंदर स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों की विवेचना कीजिए। चारों प्रकार आपको लिखने हैं, फ्लो डायग्राम बनाना है, 4 प्रकार उसके बताने हैं, फिर उसका विवरण, उनकी थोड़ी थोड़ी उनकी विवेचना जो है, उनका वर्णन जो है उसके बारे में क्या है, वो विचार क्या कहता है, वो आपको प्रदर्शित करना है। उसी प्रकार अरस्तु के न्याय संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। तो न्याय संबंधी प्रमुख विचार कौन से हैं, उनकी विवेचना जो है अरस्तु के अनुसार आपको करनी है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर कोई 4 पूछा है तो आपको 4 ही करने। निर्धारक तत्व कौन से हैं उनको वही फ्लो डायग्राम में बनाना। 20 के अंदर राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व लिखना, उसके चारों ओर आपको जो है चारों प्रकारों के नाम लिखना है। या आप आपके हिसाब से जिस प्रकार की आपको कोई आकृति समझ में आ रही है हमें कैसे बनाना चाहिए, कहाँ ये उपयोगी हो सकता है। 3 चीज़ें कोई आ रही तो ट्रायंगल हम बना सकते हैं, 4 आ रही तो आयत के 4 कोने बना के बना सकते हैं, बीच में किसी चीज़ को लिख के उसके चारों तरफ ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर हम एरो के माध्यम से भी उसको दिखा सकते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण के साधन के रूप में निम्न विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे राजनीतिक दल और शिक्षण संस्थाओं के में विवेचना करनी है कि राजनीतिक संस्कृति में किस प्रकार से या राजनीतिक सामाजिकरण के साधन के रूप में किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस कथन के आधार पर आप जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। जातिवाद के नकारात्मक प्रभाव जो हमारे चैप्टर दे रखा है तो वहाँ से आपको इसको लेना है और वहाँ से इसका आंसर आपको लिखना है। तो 4 प्रकार आपको लिखने हैं, फिर उनका वर्णन आपको करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कथन देख के उसके बारे में विवेचना भी करवा सकता है। तो कई बार हम कथन देख के थोड़ा भयभीत से हो जाते हैं कि क्या ये सब होगा नहीं होगा, लेकिन उसके आगे की हम उसको प्रकृति को समझें कि वास्तविक रूप से वो पूछना क्या चाह रहा है। सांप्रदायिकता केवल हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है, ये कथन हो गया। अब इसे दूर करने के लिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हमें कौन से 4 उपाय जो हैं अपनाने चाहिए वो हमें बताने हैं। तो हम प्रश्न के अंदर कथन को देख के थोड़ा डरे या नहीं, उसको आराम से उसको सोल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मत के अनुसार गठबंधन की राजनीति के कोई 4 लाभ बताइए। तो गठबंधन की राजनीति के क्या लाभ हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। आतंकवादी घटना से अत्यधिक मीडिया कवरेज में कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए कि आतंकवादी कोई गतिविधियाँ होती है उससे बहुत ज़्यादा मीडिया में, उससे बहुत न्यूज़ चैनल वगैरह में दिखाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो हमें बताने हैं। इसके बाद हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन पार्ट सी में, पार्ट इसको डी भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे प्रश्नों की जो प्रकृति है वो हमें ये दिखाई दे रही है कि एक तरफ दिवस दिए हुए हैं और दूसरे सामने उसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। सुमेलित करने वाले प्रश्न 1 नंबर के लिए भी पूछे जा सकते हैं, जो ऑप्शन दे दिया कि कौन सा सही है और नीचे फिर ए बे से द से ए बे, तो ऐसे करके उसका क्रम दे सकता है। सही क्रम को हमें छांटना होता है तो वैसे प्रश्न वहाँ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में शायद ऐसा प्रश्न ना बने, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको 5 नंबर के लिए मिल गया तो आपको सभी दिवस जो हैं आपको याद में रखने हैं, कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसे सुमेलित करते हुए उनके आगे का सही क्रम जो है वो आपको लिखना है। इसी में अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारणों की तालिका बनाइए कि किन कारणों से ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है। तो आपका ये ज्योग्राफी का एक पार्ट जो आपके ज्योग्राफी के अंदर लेसन है, 12th लेसन 12वां लेसन, पर्यावरण से संबंधित कुछ संस्थाएं वगैरह और कौन कौन से सम्मेलन होते हैं, तो वहाँ से आपके जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आपको वहाँ से इसको आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और आपको दोनों जगह से चीज़ें कॉमन होगी और आपको इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताओं की तुलना कीजिए कि कौन सी चीज़ों के अंदर तो भारत संघात्मक व्यवस्था को लेकर चलता है और कौन सी जगह एकात्मक हो जाता है। तो इनकी विशेषताओं के अंदर आपस में हमें तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है ऑप्शन में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक उद्देश्य और विवरणात्मक भाग की तालिका बनाइए। घोषणाएं तो किस में की गई है, उद्देश्य और विवरण भाग कौन सा है, तो उसके बारे में हमें बताना है। फिर हमारे निबंधात्मक प्रश्न शुरू होते हैं जो 6 नंबर के लिए आएगा।
नीति आयोग के गठन और उद्देश्य की विवेचना कीजिए। नीति आयोग का गठन कब से हुआ, कब ये अस्तित्व में आया, तो हमें इसका कहाँ से शुरू होता है। जैसे नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, योजना आयोग कब अस्तित्व में आया, कब समाप्त हुआ, फिर नीति आयोग कब से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2015 से। इसके मुखिया कौन होते हैं, इसका गठन किस प्रकार होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं, फिर इसके स्थायी सदस्य कौन कौन होते हैं, ठीक है। जिसे हम पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं। अस्थायी सदस्य कौन से होते हैं जो बदलते रहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। ज़्यादा बेहतर हो कि अगर हम इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम भी अगर हमें याद हो तो हम उनको लिखते हुए चलें। फिर इसके बाद इसके उद्देश्य क्या हैं, तो नीति आयोग के उद्देश्य भी हमें इसके अंदर लिखने हैं। भारत के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक न्याय की टिप्पणी दीजिए। तो ये हमारे पहले चैप्टर से प्रश्न पूछ ले गए। न्याय से क्या है, तो आर्थिक और सामाजिक न्याय भारत में किस प्रकार का है, तो आपको इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, संसद में निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए। तो संसद के जो कार्य हैं उसमें संविधान संशोधन करने संबंधी कार्य, तो संविधान संशोधन करने का कार्य कैसा है, किस प्रकार की इसकी विधि है, कौन कौन सी पद्धतियों के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। जैसे 368 के अंदर दे रखी है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं, 2-3 प्रक्रिया जो भी दे रखी है उसको बताना है। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास होता है, संसद के कौन से सदन के अंदर से इसको शुरू किया जा सकता है या दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है, कितना बहुमत इसके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से करती है संसद। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से करती है। केंद्र सरकार की 3 संस्थाएं हैं जो अंग हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से है संसद का, तो वो भी हमें जो है इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो जो अधिकार हैं उनकी शक्तियाँ कौन सी है, जैसे रिट जारी करने का अधिकार है उसके पास, अधिकार परीक्षा वगैरह, तो उन सबको हमें जो है यहाँ पे सम्मिलित करना है। इसकी शक्तियों के अंदर संविधान की रक्षा करना है, न्यायिक पुनरावलोकन करना है, ठीक है, न्याय सक्रियता भी इसी के अधिकारों और शक्तियों के अंदर आता है। तो उन सब चीज़ों का हमें यहाँ पे विस्तृत वर्णन करना है। लास्ट जो 28वां क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इस रूप में मिल सकता है। ये पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, ऐसा पेपर आए ये अनिवार्य, इस पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आए, ये अनिवार्य नहीं है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की विदेश नीति किस प्रकार की, हम पंचशील के समझौते को लेकर चलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे और वर्तमान समय के अंदर उसकी प्रासंगिकता कितनी है, क्या उसका प्रभाव है, ये सारी बातें जो है हमें इसके अंदर सम्मिलित करनी है। तो ये एक पेपर था जो बोर्ड ने डाला। ऐसे ही कुछ प्रश्न पत्र हमने तैयार किए आपके लिए, वो हम समय पे आपको आगे जैसे भी समय मिलेगा वीडियो डालने का, अपलोड करने का, तो उन प्रश्नों का आपको जो है हम सोल्व भी करवाएंगे यहाँ पे और उसके वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट, आपका लाइक जो है, आपके द्वारा किया हुआ शेयर जो है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आपके कमेंट हमें सुझाव भी देते हैं। सकारात्मक कमेंट हो या नकारात्मक हो, हमें कितना सुधार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।